हेलो फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में रिटर्न के मामले में बड़े से बड़े फंड मैनेजर या मार्केट के एक्सपर्ट्स को बीट करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी रिस्क के, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडेक्स फंड की। फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग बेंजामिन ग्राहम के अनुसार शेयर मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। नंबर 1 डिफेंसिव यानी कि पैसिव इन्वेस्टर, नंबर 2 एग्रेसिव यानी कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर और एग्रेसिव इन्वेस्टर के बीच का कुछ नहीं होता है, मतलब कई या फिर मोस्टली इन्वेस्टर्स दोनों के बीच का होना चाहते हैं। ग्राहम के अनुसार इस तरह का कॉम्प्रोमाइज आपको सक्सेस से ज्यादा निराश करेगा। अगर आप शेयर मार्केट में लंबे टाइम तक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको दोनों में एक बनना ही होगा। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको शेयर मार्केट की अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट ये इसी तरह होना चाहिए जैसे कि ये आपका बिजनेस या जॉब है। एग्रेसिव इन्वेस्टर बनने के लिए सही ट्रेनिंग और अच्छे दिमाग की जरूरत है। ग्राहम के अनुसार एग्रेसिव इन्वेस्टर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने को अपना बिजनेस समझें और उसी तरह के स्टैंडर्ड्स अप्लाई करें। इन्वेस्टिंग आपके लिए पार्ट टाइम नहीं हो सकती, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मार्केट में 99% इन्वेस्टर डिफेंसिव होते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फर्स्ट, अंडरलाइंग सेफ्टी, मतलब मार्केट में लगाया गया पैसा सेफ रहे। सेकंड, सिंप्लिसिटी ऑफ चॉइस, यानी स्टॉक्स चूज करने में आसानी रहे। और थर्ड, प्रॉमिस ऑफ सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी एज वेल एज अर्थमेटिक, यानी जो रिटर्न मिले उससे साइकोलॉजी के साथ अर्थमेटिक भी सेटिस्फैक्शन मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंसिव इन्वेस्टर किस तरह से इंडेक्स फंड में पैसा लगाकर अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं, वो भी बिना किसी रिस्क के। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक करके आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए, जहां पर आपका ब्रोकरेज केवल इंट्राडे ट्रेड में ही लगेगा, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इंडेक्स क्या होता है। शेयर मार्केट में हजारों कंपनीज लिस्टेड होती हैं। जैसे भारतीय शेयर बाजार में करीब 5000 कंपनीज लिस्टेड हैं। इन सभी कंपनीज के शेयर पर नजर रखना और इन सब का हाल पता करना कि उनके शेयर ऊपर जा रहे हैं या नीचे बहुत मुश्किल और टाइम लगाने वाला काम है। इसकी जगह आसान तरीका होगा कि कुछ खास तरह की इंडस्ट्री या बिजनेस से जुड़ी कंपनीज के शेयर्स के बारे में पता कर लिया जाए। अगर इनमें से अधिकतर कंपनीज के शेयर नीचे हैं तो बाजार नीचे, और अगर ज्यादातर कंपनीज के शेयर ऊपर हैं तो बाजार ऊपर कहा जाएगा। अगर कुछ नीचे और कुछ ऊपर हैं तो बाजार को मिला जुला कहा जा सकता है। इस तरह से कुछ कंपनीज को मार्केट का रिप्रेजेंटेटिव बनाया जा सकता है और उनका हाल देखकर बाजार का हाल बताया जा सकता है। इन कंपनीज का ग्रुप शेयर बाजार सूचकांक यानी स्टॉक मार्केट इंडेक्स बनाता है। तो जब भी हम सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट इतना % ऊपर गया या स्टॉक मार्केट इतने % नीचे आया, तो हम एक्चुअली में स्टॉक मार्केट की नहीं बल्कि उसके इंडेक्स की बात कर रहे हैं। भारत में 2 मुख्य मार्केट इंडेक्स हैं, BSE सेंसेक्स जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है और निफ्टी 50 जो NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हाल बताने वाला इंडेक्स है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE में करीब 5000 कंपनीज लिस्टेड हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE में करीब 2000 कंपनीज लिस्टेड हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले शेयर शामिल हैं। अब ये जानते हैं कि ये इंडेक्स किस तरह से बनता है और कैसे कंपनीज इस इंडेक्स में आती और जाती हैं। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इंडेक्स कई सेक्टर में काफी सारे स्टॉक्स को मिलाकर बनता है और ये पूरी तरह इंडिया की इकोनॉमिक का रिप्रेजेंटेशन करता है। इंडेक्स में शामिल करने के लिए स्टॉक में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती हैं और जब तक उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद रहती हैं तब तक वो स्टॉक इंडेक्स में बना रहता है। लेकिन अगर उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक भी कम हो गई तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स वाला दूसरा स्टॉक इंडेक्स में उसकी जगह ले लेता है। इंडेक्स बनाने के लिए ऐसे स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाई जाती है जो उन कैरेक्टरिस्टिक्स की सभी शर्तें पूरी करते हैं। इसके बाद हर स्टॉक का एक वेटेज तय किया जाता है। वेटेज का मतलब होता है कि उस स्टॉक का इंडेक्स में दूसरे शेयर्स की तुलना में कितना इम्पोर्टेंस है। जैसे निफ्टी 50 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का सबसे ज्यादा वेटेज यानी कि 11.84% है। इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी के बढ़ने या गिरने में 11.84% भूमिका
रिलायंस इंडस्ट्रीज की होती है। अब सवाल ये है कि इंडेक्स में वेटेज तय कैसे किया जाता है। इसके कई तरीके होते हैं, लेकिन भारतीय एक्सचेंज जिस तरीके का इस्तेमाल करती हैं उसे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। स्टॉक्स का वेटेज उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पर डिसाइडेड होता है। जितना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना ज्यादा इंडेक्स में वेटेज। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए शेयर बाजार में मौजूद उस कंपनी के शेयर्स की संख्या को उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर एक कंपनी के 1000 शेयर बाजार में है और उस शेयर की कीमत 100 रुपए है तो उस शेयर की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 into 100 यानी कि 1 लाख होगी। जैसे सेंसेक्स और निफ्टी पूरे बाजार की दिशा बताते हैं, उसी तरह अलग अलग इंडस्ट्री का हाल बताने वाले इंडेक्स भी होते हैं जिनको सेक्टर इंडेक्स कहते हैं। जैसे बैंक निफ्टी बैंकिंग इंडस्ट्री का हाल बताने वाला सेक्टर इंडेक्स है। BSE और NSE दोनों पर सेक्टर इंडेक्स है और ये निफ्टी और सेंसेक्स की तरह ही काम करते हैं। अब ये जानते हैं कि इंडेक्स किस तरह का रिटर्न देता है। सेंसेक्स का बेस ईयर 1 अप्रैल 1979 में 100 रुपए निर्धारित किया गया था, जिसकी वर्तमान मूल्य 50,000 के आसपास है। सरल शब्दों में अगर किसी ने 1979 में केवल 10,000 रुपए सेंसेक्स लगाए होते तो आज उनकी वैल्यू 50 लाख रुपीस होती। सेंसेक्स ने 1990 से 25 गुना से ज्यादा हो गया है और अगर 1979 से देखें तो BSE सेंसेक्स ने हर साल करीब 18.6% पर एनम का रिटर्न दिया है। अधिकतर म्यूचुअल फंड कंपनीज इंडेक्स फंड को प्रमोट नहीं करती हैं क्योंकि इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। साथ ही इनका एग्जिट लोड भी नहीं होता, मतलब आप अपना पैसा कभी भी बिना किसी चार्ज के निकाल सकते हैं। इन कारणों के कारण म्यूचुअल फंड कंपनीज की कमाई भी कम होती है, इसलिए वो इन्हें प्रमोट नहीं करती है। लेकिन अगर रिटर्न की बात करें तो भारत में किसी फंड मैनेजर ने लॉन्ग टर्म लगातार इस तरह का रिटर्न नहीं दिया है, वो भी बिना किसी रिस्क के। अब बात करते हैं कि भारत में इंडेक्स फंड में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। नंबर 1 म्यूचुअल फंड, नंबर 2 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसे शॉर्ट में ETF भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। बहुत सारी कंपनी सेंसेक्स और निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड चलाती हैं। इंडेक्स फंड को इंडेक्स टाइड और इंडेक्स ट्रैकिंग म्यूचुअल फंड्स के नाम से भी जानते हैं। इस तरह के फंड शेयर बाजार के किसी इंडेक्स मसलन निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 में शामिल कंपनीज के शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स में सभी कंपनीज को जितना वेटेज मिलता है या उनका जितना वेटेज होता है स्कीम में उसी रेशियो में उनके शेयर खरीदे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे फंडों का परफॉर्मेंस उस इंडेक्स जैसा ही होता है, यानी इंडेक्स का परफॉर्मेंस बेहतर होता है तो उस फंड में भी बेहतर रिटर्न की गुंजाइश होती है। इंडेक्स फंड पैसिवली मैनेज होते हैं, इसलिए एक्टिवली मैनेज किए जाने वाले फंड्स के मुकाबले इंडेक्स फंड पर कम खर्च आता है। इसका टोटल एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। एक्टिवली मैनेज किए जाने वाले फंड आपसे 1 से 2% के बीच में कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। शुरू में आपको भले ये चार्ज कम लगता हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो ये बहुत ज्यादा हो सकता है। इंडेक्स फंड का एक और फायदा ये है कि इससे इन्वेस्टर्स को अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करने का मौका मिल जाता है। इससे पैसे डूबने का खतरा नहीं के बराबर होता है। अगर एक कंपनी के शेयर में कमजोरी आती है तो दूसरे में ग्रोथ से नुकसान बैलेंस हो जाता है। इंडेक्स फंड्स में ट्रैकिंग एरर कम होनी चाहिए, इससे इंडेक्स को इमेज करने की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं दूसरा तरीका यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसे शॉर्ट में ETF भी कहते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ETF आमतौर पर म्यूचुअल फंड के समान ही होते हैं। म्यूचुअल फंड की तरह ही ये कई शेयर्स का ग्रुप होते हैं जिनमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। ये इन्वेस्टर को डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो अवेलेबल कराता है। इसके बावजूद इंडेक्स म्यूचुअल फंड और ETF दोनों में काफी अंतर है। ETF एक स्टॉक मार्केट के शेयर की तरह लिस्टेड म्यूचुअल फंड होता है जिसकी डेली बेसिस पे ट्रेडिंग होती है। ETF का कारोबार शेयर बाजार पर दिन भर उसी तरह होता है जैसे किसी दूसरे शेयर का। नॉर्मली म्यूचुअल फंड में दिन के खत्म होने पर स्टॉक का प्राइस या अंडरलाइन एसेट की वैल्यूएशन के बेसिस पर NAV को कैलकुलेट किया जाता है और उस NAV के बेस पर म्यूचुअल फंड की खरीद और बिक्री होती है। लेकिन ETF में आप रियल टाइम में स्टॉक मार्केट में चल रहे भाव के आधार पर उस ETF को खरीद और बेच सकते हैं। सामान्य म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन ETF में इन्वेस्ट के लिए आपको ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। म्यूचुअल फंड किसी फंड मैनेजर द्वारा एक्टिव रूप से बहुत सारी रिसर्च करके स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है।
इस तरह सामान्य म्यूचुअल फंड एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, जबकि ETF को किसी एक्टिव फंड मैनेजर की जरूरत नहीं होती। ETF किसी खास इंडेक्स के अंदर आने वाले असेट में इंडेक्स की बनावट के अनुसार ही काम करता है और इस तरह ETF एक पैसिव मैनेज्ड फंड है। ETF में इन्वेस्ट करने के ऊपर लगने वाली फीस यानी खर्च किसी अन्य सामान्य म्यूचुअल फंड में लगने वाली खर्च से काफी कम होता है। ETF को खरीदने और बेचने दोनों समय हमें ब्रोकरेज फीस देनी होती है, जबकि म्यूचुअल फंड बेचने पर हमें एग्जिट फीस देनी होती है और फंड को मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड फीस भी देनी होती है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। इसके अलावा ETF में इन्वेस्ट की कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती और न ही बिक्री पर किसी तरह का चार्ज। ETF में शेयर्स की तरह खरीदने और बेचे जाते हैं, इसलिए उन पर वे भी नियम लागू होते हैं जो दूसरे शेयर्स पर लागू होते हैं। ETF के साथ बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें म्यूचुअल फंड की तरह SIP नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप किस तरह के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, डिफेंसिव और एग्रेसिव? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ेरोधा या स्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।